Hello everyone, welcome you all once again. I hope friends you all are fine and you all are doing well. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है, प्रोडक्ट की प्लानिंग क्या होती है ना, और उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। प्रमोशन भी हमने देखा था कि प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे होगा। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट या फिर जो भी आपकी सर्विस है, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस आपकी एंड यूज़र तक पहुंच जाए। मतलब जो आपका लास्ट यूज़र है, जो कंज्यूमर है, जो भोक्ता है, जिसके लिए आपने प्रोडक्ट एक्चुअल में बनाया है, वो उस तक पहुंचना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है आपके यूज़र तक नहीं पहुंच पाता तो इसका मतलब वो आपका प्रोडक्ट जो है बेकार है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बना था वो ऑब्जेक्टिव सर्व नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट जो है आपके जो है जो कस्टमर है, जो डेडिकेटेड कस्टमर है, जिसको आपने टारगेट किया है, जो आपका टारगेटेड कस्टमर है, उस तक पहुंचे। और इसी में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कि कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद किस तरीके से डिफरेंट इंटरमीडियरीज या फिर डिफरेंट चैनल्स के थ्रू होते हुए कंज्यूमर या फिर कस्टमर या फिर अगर हम कहें उपभोक्ता तक पहुंचता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, कि आखिरकार मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आपके प्रोडक्ट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है तो आपके प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू भी अच्छी रहेगी और आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे तरीके से अवेलेबल भी रहेगा और वो बिकेगा भी। ठीक है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम कुछ देखें तो अगर इन जनरल अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखें तो जो ट्रेडिशनल या फिर इन जनरल जो सबसे जो पॉपुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो हमें जनरली देखने को मिलता है, वो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिलता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अगर आप देखें तो आपके पास एक मैन्युफैक्चरर होता है ना। मैन्युफैक्चरर वो बंदा है जिसको आप प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहा है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है। और सबसे लास्ट यूज़र, जो सबसे एंड यूज़र या सबसे हमारा लास्ट यूज़र होता है, उसको जनरली हम कंज्यूमर कहते हैं। यहाँ पर कस्टमर लिखा हो तो आप कस्टमर भी कह सकते हैं। कहने का मतलब आपका प्रोडक्ट जो बंदा यूज़ करने वाला है, वैसे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम देखें तो एंड यूज़र जो होता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का, उसको हम कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, उसको उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, जो सबसे एंड यूज़र है। ठीक है, तो एंड यूज़र तक हमें पहुंचाना है यहाँ पर प्रोडक्ट को। अब इसके लिए हम लोग मल्टीपल चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक चैनल का एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। मतलब वितरण जो है, हमारी चेन सिस्टम में वितरण प्रणाली जो है ये आपको देखने को मिल रही है। ये हमारे पास मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट को बनाया, है ना, और इसने मैन्युफैक्चर किया। उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ से जाता है किसके पास? होलसेलर के पास। होलसेलर एक बहुत बल्क क्वांटिटी में, अधिक संख्या में मैन्युफैक्चरर से क्या करता है, प्रोड्यूसर से क्या करता है, प्रोडक्ट को लेता है। उसके बाद ये जो होलसेलर है ये जाता है रिटेलर के पास। मतलब रिटेलर को ये अपना प्रोडक्ट देता है। रिटेलर मतलब खुदरा बाजार, है ना, जो 1 to 1 यूनिट सप्लाई करने के लिए रिटेलर जो है काम करता है। इसको हम खुदरा बाजार कहते हैं या खुदरा मार्केट कहते हैं। जैसे आपके घर के आसपास जो मोस्ट ऑफ द दुकानें हैं जहां से आप सभी लोग सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो सभी दुकानें जो है आपको देखने को मिलेंगी, उनको हम रिटेल शॉप कहते हैं। ये आपको रिटेल शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ज़्यादातर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो है वो रिटेल शॉप से खरीदते हैं, क्योंकि हमें सिंगल यूनिट खरीदनी होती है या बहुत ही कम क्वांटिटी में, कम संख्या में, कम यूनिट्स में हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट फाइनली पहुँचता है कस्टमर के पास या फिर उपभोक्ता के पास। तो क्या हो गया, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चेन या जो सप्लाई चेन है उसमें मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर उसके बाद आपने देखा होलसेलर हो गया, फिर रिटेलर है और फिर आपका कंज्यूमर या फिर उपभोक्ता है। ये अमूमन सबसे पॉपुलर जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या सप्लाई चेन आपको देखने को मिलता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी है, ब्रिटानिया की कंपनी है, उसने चिप्स, कुरकुरे या फिर बिस्किट वगैरह का बहुत बड़े लेवल पर क्या किया, प्रोडक्शन किया। अब वो प्रोडक्ट जो है वो फिर आपके आते हैं बड़े बड़े होलसेलर्स, जो बल्क क्वांटिटी में इन प्रोडक्ट्स को कंपनियों से खरीद के अपने पास रखते हैं। फिर उसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये रिटेल शॉप्स पे पहुँचते हैं, रिटेल कंपनियों में पहुँचते हैं और फिर उसके बाद फाइनली ये प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर तक जो है पहुँचता है। उसको हम लोग जो है रिटेल शॉप से खरीद करके यूज़ करते हैं। ठीक।
लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमेशा देखने को मिले। कई सारी कंपनीज ऐसी हैं वो जो डायरेक्ट भी कस्टमर को या कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें, जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो बीच की जनरली जो सप्लाई चेन होती है वो कई बार हम उसको बाईपास भी कर जाते हैं, है ना। जैसे अगर आप देखें, कई बार ई कॉमर्स कंपनियों की अगर बात करें तो ई कॉमर्स कंपनियां जो है बहुत बड़े क्वांटिटी में, बहुत बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर के साथ, कंपनी के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके और आप तक वो प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो बीच में जो है होलसेलर, रिटेलर्स, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट आप तक जो है वो क्या कर पाते हैं, सप्लाई कर पाते हैं। अब चूंकि वो प्रोडक्ट डायरेक्ट आप तक पहुंच भेजते हैं तो वहां पर जो बीच में जो आपको जो इनके कमीशन की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है कंपनी की। और चूंकि कमीशन की कॉस्ट कम हो जाती है तो उसमें कई बार कंपनी थोड़ा सा आपको डिस्काउंट या फिर कुछ ऑफर्स वगैरह देकर अपने प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बनाती है और आकर्षक बनाती है और आप उसको क्या करते हैं, खरीद पाते हैं, उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो ये भी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। कुछ कंपनियां क्या होती हैं, वो डायरेक्ट भी कस्टमर को प्रोडक्ट देने की कोशिश करती हैं, है ना, जिसमें मैन्युफैक्चरर ही डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अगर आपको याद हो तो एक टाइम था जब शुरुआत में एमआई वगैरह के फ़ोन आते थे या वन प्लस वगैरह के फ़ोन आते थे, तो वो एमआई या फिर वन प्लस का जो फ़ोन होता था वो एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन होता था। एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन का मतलब वो केवल ऑनलाइन स्टोर्स पर ही बिकते थे, चाहे आप उसको फ्लिपकार्ट से सेल में खरीद लीजिए, चाहे उसको अमेजॉन से सेल में खरीद लीजिए। लेकिन उन कंपनियों को लगा यार अपने प्रोडक्ट की अच्छी अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है, और अगर हम इसी तरीके से केवल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के भरोसे बैठे रहेंगे, केवल लोगों को, कस्टमर्स को वेट करना रहेगा, उसके पास प्रोडक्ट सही टाइम से पहुंचेगा नहीं या वो सेल में ले नहीं पा रहा है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो किसी दूसरे कंपनी के फ़ोन्स परचेज करना शुरू कर दे जिनकी अवेलेबिलिटी, जिनकी उपलब्धता बाजार में बहुत अच्छी है, उनको वो खरीद लें। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपको याद हो, जो पहले के चैप्टर्स हमने पढ़े थे, कि इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है बट दैट एनफ सप्लाई इज नॉट देयर, है ना, अगर सप्लाई या फिर आपूर्ति जो है, उपलब्धता जो उसकी एनफ क्वांटिटी में नहीं है, पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो इस केस में आपका अच्छा भी प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो सकता है। रीजन बीइंग, कस्टमर खरीदने के लिए तैयार है बट यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट प्रोडक्ट ऑन द टाइम बेसिस, उसको आप समय से प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, देयर इज नो डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट बट यू हैव क्रिएटेड एक्सेस सप्लाई विद इन द मार्केट। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने बाजार में क्या कर रखा है, एक्सेस सप्लाई दे रखा है, और बाजार में आपके प्रोडक्ट की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की एक्सेस सप्लाई है मार्केट में, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर प्रोडक्ट की एक्सेस सप्लाई है मार्केट में, तो वहाँ पर जो है उसकी चूंकि डिमांड नहीं है तो आपके प्रोडक्ट वेस्ट होंगे। इन दैट केस भी आपको लॉस होगा, ओवरऑल इकोनॉमी को भी इससे लॉसेस होंगे। तो डिमांड सप्लाई को मैच करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका अच्छा होता है तो आपके अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से ये सारी बातें पता चलती रहती हैं कि प्रोडक्ट की खपत कितनी हो रही है, प्रोडक्ट का कंजम्पशन कितना है, जितना हमने टारगेट कर रखा था क्या उतने प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फर्दर हमें कितने प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर करने चाहिए, कितना प्रोडक्ट कितने टाइम में कंज्यूम हो जाता है, कितने की और हमें सप्लाई मेंटेन करनी है, कितना प्रोडक्ट हमें अपने इन्वेंट्री में रखना है। इन्वेंट्री क्या होता है, आपके स्टोरेजेस। जैसे एक कंपनी है, उसने बहुत सारे चिप्स बना के रख दिए, तो चिप्स बना के वो अपने पास भी कुछ अपने पास इन्वेंट्री रखती है, इन्वेंट्री में कुछ वो जो है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट कुछ स्टोर करके रखते हैं, फिर वहाँ से धीरे धीरे प्रोडक्ट मार्केट में वो निकालते हैं, सप्लाई होता है होलसेलर के पास, रिटेलर के पास गया। तो आपकी इन्वेंट्री में कितना सामान होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा सामान बना दिया है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, मार्केट में डिमांड है नहीं, आपकी इन्वेंट्री में भी जगह नहीं बची, अब आप प्रोडक्ट का क्या करेंगे। तो इन्वेंट्री को भी आपको जो है टाइम टू टाइम क्लियर करना रहता है, आपका स्टॉक क्लियर करना रहता है। इन्वेंट्री को आप ऐसे समझिए, आपके पास जो स्टॉक है वो आपको स्टॉक भी क्लियर करना रहता है। तो इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कंपनीज अपने पुराने लास्ट ईयर या फिर पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए, है ना, एंड सीजन सेल या फिर क्लियरेंस सेल, इस टाइप की बहुत सारी सेल आपको देखने को मिलती है, जिसमें आप किसी भी ईयर, किसी भी सीजन के एंड में जब आप पहुंचेंगे, जैसे आपको विंटर्स के कपड़े खरीदने हैं, सर्दियों के कपड़े खरीदने हैं, तो जब सर्दियां स्टार्ट होंगी या विंटर्स के बीच में अगर आप खरीदेंगे तो आपको महंगे पड़ेंगे। वही जब सर्दियां जा रही हो, मतलब विंटर्स खत्म होने वाली हो और समर सीजन स्टार्ट ही हो रहा हो, गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, तब आप ठंडियों के कपड़े खरीदेंगे तो जो विंटर का सीजन एंड है उसमें आपको सस्ता मिल जाएगा थोड़ा प्रोडक्ट। क्यों मिलेगा, क्योंकि सभी की सभी कंपनी अपने स्टॉक को क्लियर करती है, स्टॉक क्लियरेंस करती हैं, स्टॉक को क्लियर करने के लिए काम करती हैं। कई बार कहते हैं लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, तो ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट तो ओरिजिनल मिलेगा,
कई बार फेक भी मिल जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ओरिजिनल मिलेगा। लेकिन वो काफ़ी पुराना स्टॉक आपको देते हैं, मतलब पता चला 2-3 साल पहले की मैन्युफैक्चरिंग थी, वो प्रोडक्ट आपको दिया। लेटेस्ट जो प्रोडक्ट होता है, जो सबसे लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, वो आपको जनरली जो है कंपनियों के जो ऑफलाइन शोरूम्स या फिर ऑफलाइन जो स्टोर्स देखने को मिलते हैं, शोरूम्स देखने को मिलते हैं, वहाँ जनरली आपको देखने को मिलेगा। वहाँ जनरली आपको कपड़े जो है या कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा सस्ती देखने को नहीं मिलेगी। कारण क्या है? क्योंकि वो कंपनी का फ्रेश प्रोडक्ट है, कंपनी का फ्रेश आइटम है। ठीक है, तो ये केस भी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है। तो मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, कंज्यूमर हो गया। दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैनल, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ये लोग इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्रेंड्स 3 या उससे ज़्यादा लेवल्स का भी हो सकता है, बट यहाँ पर 3 लेवल पर हम चर्चा करते हैं। एक होता है जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो लेवल का मतलब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई नहीं। जब जो मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है, कंपनी डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट अपना दे रही है, तो इसको आप जो है क्या कहते हैं? इसको आप जीरो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। जीरो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बीच में क्या है? इनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट बंदा नहीं है, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? जीरो है। मतलब कंपनी ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और डायरेक्ट आप तक पहुंचा। ऑनलाइन स्टोर पे कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फैक्ट्री आउटलेट से सीधे आप तक माल पहुंचाती हैं। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने प्रोडक्ट बनाया और डायरेक्ट कहां तक सप्लाई किया? डायरेक्ट उसने कस्टमर तक, तो है उपभोक्ता तक, उसने प्रोडक्ट को क्या किया? पहुंचा दिया। दूसरा आपको देखने को मिलता है वन लेवल। वन लेवल में क्या होगा? मैन्युफैक्चरर है, बीच में वो रिटेलर को इन्वॉल्व कर लेते हैं और कस्टमर तक प्रोडक्ट चला गया। तो इसको हम वन लेवल या फिर ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हम कहेंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में प्रोडक्ट आता है रिटेलर की मदद से। तीसरा हमें जो है जिसमें 2 लेवल हमें देखने को मिलेंगे, तो जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल। टू लेवल में अभी मैंने 2 लेवल की बात भी की थी आपके साथ। एक हमारे पास इसमें होलसेलर होगा, एक हमारे पास रिटेलर होगा, तो ये होगा 2 लेवल। ये हो गया 1 लेवल और ये हो गया 0 लेवल। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए 0 लेवल या 1 लेवल या 2 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है, वितरण प्रणाली क्या होती है, तो आप बिल्कुल इजीली आंसर दे सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंच रहा, तो 0 लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 0 लेवल यहाँ पर है। अगर जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से बीच में रिटेलर इन्वॉल्व है, कस्टमर तक पहुंचा, तो ये आपका 1 लेवल है ना, या फिर सेकेंड लेवल है, इसको आप कह सकते हैं 1 लेवल है। और फिर अगर पूरी सप्लाई चेन हम यूज़ करें, होलसेलर फिर रिटेलर को भी यूज़ कर रहे हैं, तो होलसेलर रिटेलर भी अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपका 2 लेवल ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना ज़्यादा बेटर तरीके से आपकी क्या होगी? फंक्शनिंग होगी। देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, फटाफट देखिए इसको, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट्स हमें क्लियर है बिल्कुल। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि फ्रेंड्स इस तरीके से नेटवर्क्स पर हमारे काम करते हैं। कई बार जब आप रिटेल सेगमेंट्स पर जाते हैं, तो कई बार हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में हमें एजेंट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सर्विस सेक्टर्स में कई बार पर्सनल लेवल पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कई बार हमें एजेंट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे मैंने आपको एक ट्रेडिशनल तरीका तो बता दिया, जो ज़्यादातर पॉपुलर जो मेथड है, जिसमें प्रोडक्ट बनता है, फिर वो मैन्युफैक्चरर से जाता होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और रिटेलर से पहुंचेगा फाइनली कंज्यूमर या फिर कस्टमर के पास। इन द सिमिलर वे, इसी तरीके से आपको एजेंट्स का भी नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, कई बार प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे मैं रूरल एरियाज की बात करूं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एजेंट का नेटवर्क कई बार
बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, होलसेलर तक गया, होलसेलर से रिटेलर्स के पास गया, और कई बार रिटेलर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स जो है बना लेते हैं और उन एजेंट्स को थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट अपना दे देते हैं और वो कई बार घर घर जाके बांटने का काम करते हैं या डोर टू डोर सेलिंग का काम करते हैं। एग्जाम्पल लगे एक और देखिए आप, LIC की पॉलिसी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। LIC की पॉलिसी, LIC के काफ़ी जो है एजेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके घर के आसपास आपको बहुत सारे एजेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो पॉलिसी जो है वो घर घर जाके कई बार बेचते हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स, अपने जान पहचान वालों को, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या करते हैं, पॉलिसियाँ बेचते हैं, है ना, बीमा जो है बेचते हैं। तो वो जो बीमा के जो एजेंट्स होते हैं, जो आपके इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, वो भी आपको एजेंट नेटवर्क की तरह काम करते हैं। तो एजेंट्स भी क्या करते हैं, कई बार इंटरमीडिएट बॉडी की तरह काम करते हैं और वो पर्सनल कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली निजी व्यक्तियों से, जो है डायरेक्ट आपको पर्सनल लेवल पर आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एजेंट बिचौलिए होते हैं जो ग्राहक को उपज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे केवल कंपनी का विस्तार है, लेकिन कंपनी आमतौर पर अपने एजेंटों को कार्य संबंध बांधती है और यह एक बात का ध्यान रखती है कि माल का स्वामित्व एजेंट के पास नहीं जाता, ये केवल फीस और कमीशन पर काम करते हैं। तो जो LIC की जो पॉलिसीज है, जो एजेंट्स हैं, ये जितने भी एजेंट्स हैं, एजेंट बेस पर जो नेटवर्क है, ये आपका जो नेटवर्क है ये काम करता है आपका कमीशन बेसिस पर। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जितने एजेंट्स होते हैं वो जितनी पॉलिसियाँ बेचते हैं या जितने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, पर प्रोडक्ट पर उनका कुछ कमीशन फिक्स हो जाता है और वो कमीशन के बेसिस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो LIC की पॉलिसी अगर मैं बेच रहा हूं तो ऐसा नहीं कि LIC का मैं ओनर हो गया तो कंपनी की ओनरशिप नहीं आती, वहां पर केवल और केवल क्या होता है, आपको वहां पर ओनरशिप नहीं मिलती, आप केवल प्रोडक्ट बेचते हैं और प्रोडक्ट के बदले में आपको एक सर्टेन कमीशन जो है आपको वो दिया जाता है। तो कमीशन बेसिस पर काम होता है। होलसेलर क्या होता है, होलसेलर के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपके लिए मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है, यू कैन गो थ्रू दिस। डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी मैंने आपको बता दिया, जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम करते हैं। रिटेलर हमने देखा, ठीक। चलिए अब यहां पर अगर बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोड्यूसर बेसिस पर दो तरीके का हो सकता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है और एक इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है वितरण प्रणाली। प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली में आपको क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्ट चैनल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने प्रोडक्ट को बनाया है, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने प्रोडक्ट को बनाया है, वो प्रोडक्ट डायरेक्ट किसको दे देगा, कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। तो अगर प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से सीधे कंज्यूमर तक पहुंच रहा है तो इसको हम डायरेक्ट चैनल या प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली हम कहते हैं, है ना। तो डायरेक्ट चैनल में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर से, निर्माता से सीधे प्रोडक्ट आएगा कंज्यूमर के पास या फिर कस्टमर के पास। सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर और कस्टमर, सो ये आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। द सेकंड थिंग, आपका इनडायरेक्ट चैनल्स आपको देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्ट चैनल में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर आपका प्रोडक्ट होलसेलर के पास गया या एजेंट्स के पास गया। देखिए फ्रेंड्स, कई बार एजेंट को हम डिस्ट्रीब्यूटर की भी तरह कहते हैं। देखिए कंपनी, जैसे मान लेते मैं कंपनी हूं, और जैसे मान लेते मैं अगर बहुत फेमस कंपनी हो, एक बड़ी कंपनी मान लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ब्रिटानिया जैसी कंपनी है, तो इन कंपनियों के लिए तो होलसेलर लाइन लगा के खड़े रहते हैं। होलसेलर खुद ही अप्रोच करते हैं कंपनी को कि सर हमें आपका इतना प्रोडक्ट चाहिए, इतना माल हमें रखवाना अपनी दुकान पर, इतना माल रखवाना है। लेकिन ऐसा सभी कंपनियों के साथ तो नहीं होता कि सभी कंपनियां बहुत फेमस हो, बहुत बड़ी हों। तो जैसे मान लेते हैं मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट, अब मेरे को उसको होलसेलर तक पहुंचाना है। होलसेलर मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे को होलसेलर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कई बार मैं डिस्ट्रीब्यूटर रखूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर या अपने कुछ एजेंट्स कंपनी के रखूंगा, उन कंपनियों के एजेंट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को कहूंगा कि भाई जा जाके घूम घूम के जो बड़े होलसेलर हैं, जो बड़े थोक विक्रेता हैं, उनके पास जाओ और उनसे कहो हमारा प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखें, बिके वो आगे तब वो हमको पैसा दें। तो कई बार आप ऐसे भी काम करते हो, बस आपका प्रोडक्ट वहां तक पहुंचे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये एजेंट्स हैं, ये इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं, बिचौलियों की तरह काम करते हैं आपके बीच में और होलसेलर के बीच में। तो आपका प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, कंपनी से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो आपका एजेंट है उसने पहुंचा दिया होलसेलर के पास, फिर वही चेन होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से फाइनली कंज्यूमर या फिर कस्टमर के पास। तो ये जो सिस्टम होगा इसको हम अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली या फिर आपका इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क आपका कहेंगे। तो यहां पर आप देखिए, प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया,
यहाँ से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से रिटेलर के पास आया, और रिटेलर से पहुंचा कस्टमर के पास, रिटेलर से पहुंचा कस्टमर के पास। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर, तो यहाँ तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा। ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसको हम लोग जो है दो तरीके से देखते हैं, एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एक इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम लोगों ने दोनों तरीके से देखा कि किस तरीके से बेसिकली काम करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली या फिर अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क क्या होता है, तो ये होता है। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना, ठीक। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हमने देखा। चलिए, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल, आप अपना मार्केटिंग चैनल भी यूज कर सकते हैं, है ना। मार्केटिंग चैनल में बात वही है जो मैंने अभी आपको बताई कि डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में प्रोडक्ट से आप कस्टमर हो गया, प्रोड्यूसर से सीधे बिजनेस कस्टमर हो गया, या फिर प्रोडक्ट से सीधे रिटेलर और कंज्यूमर। ये डायरेक्ट में आपका प्रोड्यूसर से बिजनेस या फिर प्रोडक्ट से कस्टमर तक, है ना। कई कंपनियां होती हैं फ्रेंड्स, देखिए B2B काम करते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मैंने एक मशीन बनाई, बड़ी सी मशीन बनाई, वो मशीन इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाली है, तो मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया और सीधे जो इंडस्ट्री है जो उस प्रोडक्ट को, मशीन को यूज करेगी, उसको बेच दिया। वो किसी कस्टमर को नहीं बेच रहा हूं मैं, प्रोडक्ट अपना इंडस्ट्री वाले को बेच रहा हूं, या फिर वो इंडस्ट्री वाला आगे वो किसको बेचेगा उससे मेरे को मतलब नहीं, लेकिन मैंने प्रोडक्ट इंडस्ट्री को बना के दिया, मैं इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूं। तो इसको हम कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये होता है एक नेटवर्क। एक होता है B2C नेटवर्क, बिजनेस टू कस्टमर नेटवर्क। बिजनेस टू कस्टमर नेटवर्क में क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कंज्यूमर तक, वो उपभोक्ता तक आपको पहुंचाया जाता है। जैसे आप खाने पीने के प्रोडक्ट अगर आप देखिए, चिप्स है, कुरकुरे है, नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक है, बिस्किट है, अमूल का दूध है, अमूल का बटर, ये सब बना, कंपनी ने आप तक पहुंचाया, मतलब हम कंज्यूमर तक पहुंचाया, हम उपभोक्ता तक पहुंचाया। तो ये क्या होगा, ये आपका जो तरीका है ये आपका B2C है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। B2C और B2B, तो मैं दोनों का नाम लिख देता हूं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास है B2B। B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। तो आप डायरेक्ट कस्टमर को दे दीजिए या प्रोड्यूसर से जो है बिजनेस सेंटर की बात करिए, ठीक है। तो मैं एक आपको नेटवर्क बताया, B2B होता है, एक क्या होता है B2C। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। ये B2C क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। सो ये बिजनेस टू कस्टमर है ना, तो बिजनेस टू कस्टमर ये B2B और B2C दोनों तरीके के नेटवर्क्स जो है वो हमें देखने को मिले। तो B2B में बिजनेस टू बिजनेस और B2C में बिजनेस टू कस्टमर, ठीक। चलिए, तो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। चलिए, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, है ना। डायरेक्ट चैनल, रिटेल चैनल, होलसेल चैनल, एजेंट चैनल। तो अगर आपसे अलग अलग नेम से भी क्वेश्चन पूछे जाए तब भी आप इन चैनल नेटवर्क्स को आराम से ध्यान रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट चैनल में आपको पता है प्रोड्यूसर से सीधे कंज्यूमर या कस्टमर तक हम आ गए। रिटेल चैनल में हमने क्या किया, प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर, तो हमने एक रिटेल चेन का नेटवर्क यूज किया। प्रोड्यूसर होलसेल चैनल में क्या होगा, यहाँ पर 2 लेवल आपको देखने को मिलेगा, तो प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। बड़ी पॉपुलर कंपनी तो जनरली उससे होलसेलर खुद ही ले जाते हैं, रिटेलर कंज्यूमर।
नई कंपनी, अपनी ज़्यादा पता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए हमको अपने एजेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से आएगा एजेंट या ब्रोकर, वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, ये होलसेलर तक पहुंचाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास आएगा और रिटेलर से कंज्यूमर आएगा। तो इसको आप 0 लेवल कह सकते हैं, इसको 1 लेवल कह सकते हैं, इसको 2 लेवल कह सकते हैं और इसको 3 लेवल कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। और इसमें आप क्या कर रहे हैं, यू आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक एट एनी कॉस्ट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, देखिए कस्टमर तक प्रोडक्ट को सही तरीके से पहुंचाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। आपका लॉजिस्टिक सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सिस्टम जितना आसान, जितना अच्छा होगा, है ना। देश के अंदर नई जो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और जो इन्वेंट्री में जो क्लियरेंस का जो सारा प्रोसेस होता है उसको बहुत आसान किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लेते हैं मेरे को इंडिया से प्रोडक्ट बाहर बेचना है, ठीक है, यूएस में बेचना है, या मान लेते हैं सऊदी अरेबिया भेजना, कहीं भी भेजना है। तो उस केस में मेरा जो प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया, मैन्युफैक्चर के बाद इन्वेंट्री में मेरे प्रोडक्ट है और फिर वो मेरे को स्टोरेजेस में जाना है, फिर वहाँ से कार्गो शिप में लोड होना, फिर वो बाहर एक्सपोर्ट होना है। अब वहाँ पर जो पहले सारी एंट्रियाँ होगा करती थी वो पेपर पे सारी एंट्री होती थी, मतलब मैनुअल एंट्री होती थी, पेपर्स पे सारी एंट्री होती थी। अब उस एंट्रीज में कई बार बहुत ज़्यादा टाइम जो है टेकिंग प्रोसेस होता था, टाइम लग जाता था। तो कहने का मतलब मान लेते हैं कि मेरा जो टमाटर है एक पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब होने वाला आइटम है। जनरली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, है ना। उसमें काफ़ी जो होते हैं एडिबल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है ना, इस तरह की सब्जियां वगैरह हैं। तो इनको अगर आप समय से नहीं पहुंचा पाए, मान लीजिए मेरा टमाटर 1 दिन में पहुंच जाता तो उसका बहुत अच्छा रेट मिलता, क्योंकि उसकी क्वालिटी उस समय बहुत अच्छी होती। और वही स्टोर मैंने किया है लेकिन 10 दिन बाद पहुंच रहा है ना, या कुछ ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत थी या लॉजिस्टिक में कुछ दिक्कत थी, क्लियरेंस प्रोसेस स्लो था और उसकी वजह से वो लेट पहुंच रहा है, तो उसमें मेरी को कॉस्ट कम मिलती है, उसमें नुकसान होता है मेरा। तो लॉजिस्टिक पॉलिसीज में लॉजिस्टिक सिस्टम जितना आसान होगा तो सारे प्रोसेस को ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कर दिया गया। तो ऑनलाइन ही सारा का सारा डेटा फीड होना है, तो क्लियरेंस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। लॉजिस्टिक पॉलिसी में काफ़ी बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाया गया, बिजनेस नॉर्म्स को इसी किया गया। साथ ही साथ देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा जो है आपका प्रोडक्ट जो है सही तरीके से पहुंचेगा, जो कंपनी है उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और जो कस्टमर है उसका भी फायदा होगा, उसको भी प्रोडक्ट थोड़ा सस्ते दाम में मिल पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे को प्रोडक्ट दिल्ली से मुंबई भेजना है, दिल्ली से मुंबई प्रोडक्ट मेरे को भेजना है और मान लेते हैं दिल्ली से मुंबई सड़कों की कंडीशन बहुत ख़राब है, द रोड्स आर वेरी बैड, है ना, और बहुत गड्ढे हैं, ख़राब है सड़कें। तो अगर मैं दिल्ली से मुंबई भेज रहा हूँ तो लेट्स सपोज दिल्ली से मुंबई में मेरे को लेट्स सपोज 1000 लीटर फ्यूल जो है लगता है। 1000 लीटर फ्यूल इसलिए लगता है क्योंकि सड़कों ख़राब हैं और वहाँ पर जो गाड़ी है, जो व्हीकल जिससे मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ उसका एवरेज कम आता है और इसलिए 1000 लीटर तेल जो है गाड़ी खाती है और फिर फ्यूल वगैरह जो है काफ़ी लग जाता है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में मैं मान लेते हैं टमाटर बेच रहा हूँ 100 रुपये किलो, एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कोई भी प्रोडक्ट है वो मैं 100 रुपये का बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा रहा, 1000 लीटर फ्यूल का मेरे को पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन सोचिए अगर सड़कें वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो जाएं, जैसे अब आपको सड़कों की क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्पेशली रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर नितिन गडकरी साहब उस पर काफ़ी अच्छा काम करते हुए आपको देखने को मिले और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हुआ है। तो सड़कें मान लेते हैं बहुत अच्छी हैं, तो अब पता चला 1000 लीटर की जगह उसमें मेरा 600-700 लीटर ही फ्यूल लग रहा है। टाइम भी कम हो गया, पहले जाने में 15 घंटे 20 घंटे लगते थे, अब 10 से 12 घंटे में अगर मैं पहुंच रहा हूं तो मेरी ओवरऑल जो इनपुट कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने की जो फाइनल कॉस्ट है वो क्या होगी, वो कम होगी। तो जब वो कम होगी तो मैं एक बेटर प्रॉफिट मार्जिन की कंडीशन में रहूंगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके लिए जो है वो प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता है क्योंकि ओवरऑल कॉस्टिंग मेरी क्या हो गई है, काफ़ी कम हो गई। तो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पर वहाँ पर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कमी आपको देखने को मिलेगी। देश का जो है रिसोर्स बचेगा, है ना, फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो, फ्यूल के जो वेस्टेजेस है वो कम होंगे, ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नितिन गडकरी साहब जी का स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा उन्होंने कहा था कि अमेरिका विकसित है, अमेरिका इज़ अ डेवलप कंट्री एंड दैट्स वाई कि वहाँ सड़कें अच्छी हैं। ऐसा नहीं है, अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका विकसित है।
एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। इसका मतलब क्या हुआ, किसी देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके बेसिकली सड़कें हैं, हाईवे हैं, ब्रिजेस हैं, रेल नेटवर्क्स हैं, है ना, एयरपोर्ट के नेटवर्क्स हैं, वाटरवेज की कनेक्टिविटी है, पोर्ट नेटवर्क्स हैं, ये सारे नेटवर्क्स अगर आपके अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टिविटी है अगर आपके यहाँ पर, तो ओवरऑल बिजनेस की कॉस्टिंग जो है कम हो जाती है और आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। और इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो तो अच्छा होगा, लेकिन उसके अच्छे होने के पीछे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है अच्छा आपके देश के अंदर, तो उस पर भी काफ़ी जो है आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कुछ आपको फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से उसको भेजना है, प्रोडक्ट का साइज कितना है, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है ना। उसमें आपको ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं दिखाता हूँ आपको, फिर इस पर कम बैक करते हैं। देखिए, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट, चलिए अभी वो यहाँ पर नहीं दिख रहा, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, ठीक है। ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो लंबे समय तक चलते हैं, उनको हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे आपके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है ना, बाइक है, कार है, ये सब क्या है, ये आपके ड्यूरेबल आइटम्स है। इनको आप खरीदते हैं, रोज रोज कोई वॉशिंग मशीन नहीं खरीदता, रोज रोज कोई फ्रिज नहीं खरीदता, गीजर है, आरओ है, ये रोज हम नहीं खरीदते भाई, खरीदते हैं तो 2 4 5 साल चलता है, फिर उसके बाद दूसरा लेते हैं। एक होता है नॉन ड्यूरेबल आइटम्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स या नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कंज्यूम कर लिए जाते हैं, जो जल्दी जो है कंजम्पशन होता है, उनको आदमी फ्रिक्वेंटली खरीदता है। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, खाने पीने के जितने आइटम है, चिप्स है, कुरकुरे है, नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक है, बिस्किट है, टमाटर है, प्याज है, फल है, सब्जियां हैं, ये क्या है, ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं, इनको आप कंजम्पशन करते हैं, ये ज़्यादा जल्दी कंज्यूम होते हैं। इवन अगर आप क्लोथ्स की बात करें तो कपड़े भी आप जल्दी जल्दी कंज्यूम करते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली थोड़ी बाय करते हैं, है ना। आपके फुटवेयर्स हो गए, चप्पल वगैरह हो गए, जूते वगैरह हो गए, है ना, कपड़े वगैरह हो गए, है ना, तो ये कई बार आपको जो है थोड़ा समय तक आपको चलते हुए देखने को, तो जो ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो जब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देख रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी से होनी चाहिए और उसकी पैकेजिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टाइम में, जो डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरेशन में जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसको भेजा जाए, तो उसको नुकसान ना हो, ठीक है। कितना ड्यूरेबल प्रोडक्ट है ना, कितना फर्जिलिटी उसकी ज़्यादा, फर्जाइल प्रोडक्ट तो नहीं है, टूट ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं जो टूट फूट जल्दी जाए, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट, आपको स्टोरेज से निकाल कर माल भर करके भेजना है, वो पेमेंट सारा अच्छे तरीके से हो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से जाना है। रिस्क टेकिंग, देखिए रिस्क टेकिंग का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क आपको काफ़ी मिनिमाइज करके चलना है। मतलब आपको इस तरीके से उसकी पैकेजिंग करनी है, इस तरीके से उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में लोड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना अच्छा रखना है कि प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस मिनिमम से मिनिमम हो, कम से कम हो। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करिए, उसका अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा के रखिए। इंश्योरेंस कराने से फ़ायदा क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस बीच में अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट जो है इंश्योर्ड है, तो उसका भी आपको फ़ायदा देखने को मिलता है, ठीक है। फाइनेंसिंग किस तरीके से करनी है, प्रोडक्ट को ऑर्डर किस तरीके से सीक्वेंस में करना है, निगोशिएशन कितना करना है, कितनी बार्गेनिंग करनी, कई बार बार्गेनिंग आपको देखने को मिलती है तो निगोशिएट भी होता है वहाँ पर, और कम्युनिकेट करना है, ठीक। एक चीज़ और, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब जो है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर जो इंटरमीडियरीज हैं, जो उसमें बीच के जो लोग हैं, बिचौलिए जो लोग हैं, उनके साथ जो है डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, उनके साथ विवाद नहीं होना चाहिए। और अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को सेटल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्यूट को सेटल करना, उस विवाद का निपटारा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छे टाइम में, सही टाइम में, सही तरीके से आपके कस्टमर तक पहुंच सके। मान लीजिए मैं ऐसा कंपनी है और मेरा पता चला होलसेलर से बवाल चल रहा है, उससे लड़ाई झगड़ा मेरा चल रहा है, तो ऐसे केस में होलसेलर कहेगा सर मैं माल नहीं उठा रहा आपका, है ना, या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका ठप हो गया, या
डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सप्लाई चेन में अगर डिस्ट्रप्शन हुआ तो ओवरऑल प्रोडक्ट में, मार्केट में दिक्कत आने वाली है और इकोनॉमी में इम्बैलेंस सिचुएशन होगी, डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो जाएगा। कोविड के टाइम में हमें यही देखने को मिला। कोविड के टाइम में पता है फ्रेंड्स आपको, पूरे दुनिया भर में ऑलमोस्ट लॉकडाउन जैसी सिचुएशन चल रही थी, कंपनीज बंद चल रही थी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन था, गाड़ियां वाहन वगैरह कम चल रहे थे। तो आप देखिए प्रोडक्ट जो है कितने जो है मेहनत से जो है प्रोडक्ट पहुंच रहे थे एक जगह से दूसरी जगह तक। वो भी गवर्नमेंट ने जो बहुत ही नेसेसरी गुड्स हैं, जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन की गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी थी। उसके बाद में लॉकडाउन खुला, तो लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों की डिमांड तो आ गई, लेकिन प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो सप्लाई चेन है, वो वापस उतने अच्छे से ट्रैक पे नहीं आई थी। तो काफ़ी समय तक प्रोडक्ट, काफ़ी महंगे भी प्रोडक्ट बिके थे, महंगाई बढ़ गई थी, लेबर कॉस्ट महंगी हो गई थी, कंपनियों की इनपुट कॉस्ट महंगी हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो गई थी, है ना। फ्यूल आपके जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, पेट्रोल डीजल, इनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो इन सब के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपको सही तरीके से करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो वही सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पर मेंशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केटिंग के, आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए यू कैन यूज द न्यूमरस चैनल्स, मल्टीपल चैनल्स यूज कर सकते हैं आप, है ना, जिसमें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का मार्केटिंग का तरीका आजकल वेरी वेरी पॉपुलर, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर। ठीक है, जैसे सैमसंग की मैं कंपनी हूं, मेरे को सैमसंग का फोन बेचना है, सो आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन से बंदे ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जिनका टेक्निकल कोई चैनल है और वो जो है फ़ोन्स के रिव्यू वगैरह करते हैं या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में अपने ऑडियंस को बताते हैं। तो ऐसे लोगों को के साथ मैं कांटेक्ट करूंगा और उनको कुछ वहाँ पर जो है स्पॉन्सरशिप के कुछ पैसे दूंगा और उनसे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराऊंगा। तो ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आजकल बहुत पॉपुलर है, इंस्टाग्राम है, इवन फेसबुक है ना। आप यूट्यूब पर देखें तो काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया, उनसे काफ़ी जो है एडवर्टीजमेंट होता है। ईमेल मार्केटिंग, आपके पास कई बार मेल्स आते रहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, इस तरीके से आप पेड रीच, है ना, आप एड्स चलाकर, आप फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर एड्स चलाकर एडवर्टीजमेंट रन करके आप कस्टमर्स ला सकते हैं। ऑफलाइन प्रमोशन कर सकते हैं, पोस्टर, बैनर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट सेशन पे। डिजिटल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर्स होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे से बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही ईजी है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। लेट्स चेक दैट कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है। विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस वन। चलिए, क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में रीड कर दूंगा, वैसे इंग्लिश में भी मैंने ऐड कर दिया है, होप सो। हाँ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वितरण चैनल के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट? जो हमारा जो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको अच्छे से मैनेज करके चलना, कि हमारा प्रोडक्ट सही तरीके से कस्टमर तक पहुंच जाए, ये इसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पूरा जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। उत्पाद बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लागत कम करने के लिए, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, उसको कम करने के लिए, ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और प्रतियोगिता को कम करने के लिए, कंपटीशन को कम करने के लिए। देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं। प्रोडक्शन के लिए हम अपना इनपुट रिसोर्स मैनेज करते हैं, तो इससे उसका मतलब नहीं। लागत कम करने के लिए कॉस्टिंग सिस्टम में मतलब नहीं। ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करना, है ना, ये हमारा सबसे प्राइमरी या सबसे मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा कि हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट अच्छा होगा तो प्रोडक्ट टाइमली कस्टमर के पास पहुंचेगा। उसको आज उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो बिल्कुल उसको परचेज करेगा। नहीं तो सोचिए, जब एक समय जब एमआई के फ़ोन्स की सेल आती थी, तो लेट्स सपोज मैंने ट्राई किया कि मेरे को फ़ोन खरीदना है, मेरे को फ़ोन चाहिए, नीड है मेरे को। एक बार ट्राई किया, ऑनलाइन नहीं मिल पाया, जब केवल ऑनलाइन बिकता था। आज से मैं 7 8 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन ही मिलता था, नहीं मिल पाया। फिर ट्राई किया, फिर नहीं मिल पाया। 2 बार ट्राई किया, नहीं मिल पाया ऑनलाइन सेल में, तो मैंने सोचा हटाओ यार, चलो सैमसंग का खरीद ले जो दुकान पे जाके आसानी से मिल जाए। तो उसके बाद बड़ी बड़ी सभी कंपनियों को समझ में आ गया, चाहे वो एमआई हो, चाहे वो शाओमी या एमआई आप कहिए, या फिर वन प्लस हो, कि हमको रिटेल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है।
क्योंकि रिटेल मार्केट में अगर आप रहेंगे, आपकी अवेलेबिलिटी इजीली होनी चाहिए मार्केट के अंदर, सो दैट आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। वीवो, ओप्पो ने इसी चीज़ को बहुत एग्रेसिवली लिया और एग्रेसिवली रिटेल मार्केट में इंडिया के छा गए और हर जगह उनके फ़ोन में बिकने लगे। और देखिए उनकी कितनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं कि ऑनलाइन बैठ के वो सेल में समय देगा और फिर वो प्रोडक्ट परचेज करेगा। उसको आज ज़रूरत है, वो गया दुकान में खरीद के लाया, वो उसको 10 दिन या 2 महीने वो वेट नहीं कर सकता। ठीक, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो कंपटीशन को कम करने के लिए, कंपटीशन से इतने मतलब नहीं, तो जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल टू इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो उसी को इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मैनेज करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू रिड्यूस कॉस्ट, टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन और टू इंप्रूव कंपटीशन। सो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? टू इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि आंसर आपके सामने है, बट लेट्स रीड द आंसर। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण प्रबंधन का कार्य नहीं है? चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं, है ना। हिंदी में पढ़िए आप पहले, आपको हिंदी चाहिए पहले। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा वितरण प्रबंधन का काम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ऑप्शन है सूची प्रबंधन, सारी लिस्टिंग बनाना, सारी डिटेलिंग तैयार करना। हमें क्या चाहिए? नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। बिक्री का पूर्वानुमान, कितनी सेल्स हो सकती है, कितने प्रोडक्ट हमारे बिकेंगे मार्केट में, कितने बिक चुके हैं, कितना और बना के भेजना, इन सब की सारी डिटेलिंग हमें पता चलती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। इसके बारे में भी बात ये सही है। आप आंसर मत देखिए, आप सीधे क्वेश्चन पहले पढ़ने की कोशिश करिए। अगला, प्रमोशन प्लानिंग, आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए बिल्कुल ही हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन में मदद करता है? नहीं यार, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो कंपनी का अपना इंटरनल मैटर है, जिसमें उसको अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना है और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग ही चीज है, तो इसके अंदर नहीं आएगा। मैनेजमेंट का पार्ट है, बट दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाँ। सेल्स फोरकास्टिंग, यस, सेल्स कितना आगे भविष्य में हो सकती है। प्रमोशन प्लानिंग, यस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नॉट द आंसर विद इन दिस वन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वितरण चैनल में बिचौलियों की क्या भूमिका है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंटरमीडियरीज विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, वितरण चैनल में बिचौलियों की क्या भूमिका है? जो बीच में लोग काम करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? उत्पादों को निर्माण करने के लिए नहीं, उत्पादों के परिवहन के लिए नहीं, अंतिम ग्राहकों को उत्पाद बेचने के लिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि सबसे लास्ट में जो हमारा कंज्यूमर है, कस्टमर है, उस तक प्रोडक्ट पहुंच सके। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो इंटरमीडिएट लोग हैं, जो होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट है, इन सब का यूज करने का लक्ष्य क्या है कि अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक, कस्टमर तक आखिरी में पहुंच जाए। ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाय मिस्टेक ये आंसर यहाँ पर ऐड है ना, क्योंकि आप लोग कहते भी हैं कि सर आंसर ऐड कर दिया करो, तो आंसर यहाँ पर आपको कुछ दिख रहे हैं, बाकी में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं, तो वही पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, टू ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट, टू सेल प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर एंड टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू सेल प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर और कस्टमर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, देखिए मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग के सब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा सा अवेयरनेस तरीके से देखोगे कि आपके पास जो आसपास चीज़ें हो रही हैं, आप चीज़ें समझते हैं, थोड़ा सा बिजनेस देखते हैं, मार्केट देखते हैं, तो आप चीज़ों को समझते हैं, तो उसी समझ को थोड़ा सा अप्लाई करना है, तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक सही होंगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। चलिए, चैनल संघर्ष का प्रबंधन का मैनेजमेंट क्या है? चैनल संघर्ष का मतलब हो गया जो डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट हो, है ना। अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें कुछ विवाद हो जाए, तो उसको मैनेज करने का क्या महत्व है? पहला, उत्पादन लागत को कम करने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए, बिचौलियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट? दो लोगों के बीच में जो विवाद हो रहा है, उस विवाद को निपटाने के लिए क्या तरीका है, उससे क्या फायदा है? टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, आपका उत्पादन की कॉस्ट कम होगी। इंक्रीज रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगा। मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द इंटरमीडिएट और टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर आपका विवाद हो, अगर आपका डिस्प्यूट हो, विवाद हो,
इंटरमीडियरीज के साथ जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए जो है, एक मैनेजर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, आपके कंपनी के अगर अंदर इंटरनल सिस्टम की बात करूं, तो आपके कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, तो एज अ मैनेजर आपकी ड्यूटी है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से मैनेज करते हैं। इंडिविजुअल अलग अलग दोनों को बुलाकर समझाते हैं, या फिर दोनों से बात करते हैं, दोनों से बात करने के बाद दोनों को बुलाकर एक साथ समझाने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं चलो यार तुम्हारा जो भी गिला शिकवा है उसको खत्म करो, फिर से भाईचारा तुम लोगों का शुरू, और कल से जाके ऑफिस का काम प्रॉपर शुरू करो। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है, कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेलेरेट नहीं करना, मैनेज करना है, उसको कम करना, उसको खत्म करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन द गुड रिलेशंस विद द इंटरमीडियरीज। आपके जो होलसेलर है, रिटेलर्स है, एजेंट्स हैं, इनके साथ कंपनी के रिलेशंस अच्छे हों, इनके साथ कंपनी के संबंध अच्छे हों, ये मैनेज करने का काम होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा था चैनल संघर्ष प्रबंधन, है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो इस ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से सर्व करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी वितरण चैनल प्रबंधन का लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इफेक्टिव चैनल मैनेजमेंट? क्या एक मेजर ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलेगा कि आपका मैनेजमेंट जो है बेहतरीन तरीके से हो? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशंस, ग्राहक वफादारी में कमी, जो कस्टमर लॉयल्टी वो कम होगी, बेहतर ब्रांड छवि, एक अच्छा ब्रांड वैल्यू आपकी बनेगी, और बिक्री राजस्व में कमी, आपकी रेवेन्यू में कमी होगी। सो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी वितरण चैनल प्रबंधन का लाभ है? जो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका एडवांटेज है, क्या होगा? क्या इफेक्टिव चैनल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपकी रेवेन्यू में कमी आ जाएगी? तो बिल्कुल बेकार आंसर है। ग्राहक वफादारी में कमी हो जाएगी, कस्टमर जो लॉयल्टी वो कम हो जाएगी, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं करे ऐसा तो है ही नहीं। बड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, उससे मतलब है नहीं। बेहतर ब्रांड छवि, बेटर ब्रांड वैल्यू। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट अच्छा है, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उस नेटवर्क को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, तो ऐसे केस में आपकी कस्टमर की प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू मार्केट में बनेगी। आपको आज की डेट में मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, लेस, पेप्सी, कोक, फ्रूटी, ये सब ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, जब कभी भी आप मार्केट में जाओ आपको टाइमली अवेलेबल रहता है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बढ़िया कि आप अपने घर की किसी भी जो है आसपास रिटेल शॉप पे चले जाओ, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना अच्छा है कि पूरे देश के अंदर ये लोग प्रोडक्ट को पूरी तरीके से इन्होंने फैला रखा है। एंड दैट्स व्हाई दे हैव क्रिएटेड देयर ब्रांड वैल्यू। इसीलिए उनका क्या है, ब्रांड वैल्यू बना हुआ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट? इंप्रूव्ड ब्रांड इमेज, है ना, तो कंपनी की ब्रांड इमेज अच्छी होती है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ती हुई आपको देखने को मिलती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चैनल डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ना? चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसका डिजाइन आपका बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर आपने अच्छे तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना हुआ है, तो उसका क्या फायदा आपको देखने को मिलेगा? उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, विपणन लागत को कम करने के लिए, लक्ष्य बाजार तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए, और प्रतियोगिता को कम करने के लिए। ठीक, तो चैनल डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चैनल डिजाइन, जो हमारा चैनल, जो पूरा नेटवर्क जो बना हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपका प्रोडक्ट टाइमली बिल्कुल कस्टमर तक पहुंचे। आपके जो भी टारगेटेड कस्टमर है, आप अपना प्रोडक्ट जिन तक पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों तक प्रोडक्ट बिल्कुल समय से, बिल्कुल टाइमली पहुंचे, ये हमारा सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है। और इसीलिए लक्ष्य बाजार तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए, या फिर प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट हमारा पहुंचे अपने कस्टमर तक, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैनल डिजाइन? टू इंक्रीज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, टू रीच द टारगेट मार्केट इफेक्टिवली, टू मिनिमाइज कॉम्पिटिशन। नहीं, टू रीच द टारगेट मार्केट इफेक्टिवली। ठीक है, टू रीच द टारगेट मार्केट इफेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज का ये टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो घर पे आप इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, एंड यूल गेट ऑल द डिटेल्स, है ना। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।